हम नेक्स्ट जेएस को आज से सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट जेएस किस तरह से हम नेक्स्ट जेएस के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे या क्या क्या चीज़ें करेंगे, कंप्लीट डिटेल में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और उस प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे नेक्स्ट जेएस में। ये नेक्स्ट जेएस का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जेएस जो है, मैं आपको उसके बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। नेक्स्ट जेएस जो है वो बनाई है वर्सल ने। वर्सल एक कंपनी समझ लें आप। तो उसने नेक्स्ट जेएस बनाई है। नेक्स्ट जेएस बनी किस पे है? ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट। ठीक है। पहले तो है जावास्क्रिप्ट, हर चीज की बेस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट नहीं है तो ये सारे फ्रेमवर्क गए। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो बेस है। जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए रिएक्ट बना है। रिएक्ट है एक लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी है रिएक्ट। लेकिन नेक्स्ट जेएस है फ्रेमवर्क। नेक्स्ट जेएस किस चीज का फ्रेमवर्क है? रिएक्ट का। अच्छा, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या फर्क है? लाइब्रेरी जो है वो हमें एक सिंगल सिंगल कंपोनेंट, मतलब कोई छोटे छोटे सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। और जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर हमें सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क क्यों है? नेक्स्ट.जेएस ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट बना है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, उसके अलावा भी कई चीजें यूज करते हुए नेक्स्ट.जेएस एक फ्रेमवर्क बना है जो काफी आसान है यूज करने में, जिसके अंदर बिल्ट इन राउटिंग होती है, एससीओ होती है, काफी अच्छी जो है। हमें हर चीज फीचर एक ही फ्रेमवर्क में मिल जाते हैं, एक ही प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस जो है वो टॉप ऑफ रिएक्ट पे बना है। रिएक्ट ही उसमें बेसिकली नेक्स्ट जेएस में यूज होती है, लेकिन कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट थोड़े और आ जाते हैं। नेक्स्ट जेएस जो है वो एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क अब बन चुका है। नेक्स्ट जेएस का आई थिंक अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो 13.4.99 है, इस तरह से आई थिंक कुछ चल रहा है। देख लेंगे हम कौन सा है अभी, लेकिन अभी काफी लेटेस्ट नेक्स्ट जेएस का वर्जन। नेक्स्ट जेएस आए दिन अपडेट होते जा रही है। नेक्स्ट जेएस जो है वो बनाई वर्सल ने है। वर्सल ने किस पे बनाई? ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट पे बनाई है। ठीक है। और रिएक्ट किसने बनाई? रिएक्ट बनाई है फेसबुक ने। ठीक है, फेसबुक ने रिएक्ट बनाई है। गूगल ने जो है एंगुलर बनाई है। एंगुलर और रिएक्ट दोनों ही काफ़ी मशहूर और काफ़ी अच्छे फ्रेमवर्क हैं। काफ़ी हाई परफॉर्मेंस देते हैं दोनों फ्रेमवर्क। लेकिन अगर आपको एसईओ काफ़ी अच्छी चाहिए, आप चाह रहे हैं एसईओ मेरी अच्छी हो, तगड़ी एसईओ चाहिए और हाईली स्केलेबल वेबसाइट हो, तो आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आप एंगुलर और नेक्स्ट जेएस, सॉरी, रिएक्ट को कंपेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है, एंगुलर अच्छी है हर चीज़ में। एंगुलर उस वक्त यूज होती है जब काफ़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बननी होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें। ठीक है। तो नेक्स्ट.जेएस जो है वो एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, हमें फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी देता है। फुल स्टैक में ये होता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? जो हमें नजर आता है सामने, हम यूआई जो देखते हैं उसे फ्रंट एंड कहा जाता है। जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, बटन बने हुए हैं कोई वेबसाइट पे तो उस पर क्लिक करते हैं तो वो सारी यूआई है, उसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ हम खेल रहे हैं। लेकिन एक बटन के क्लिक होने पे कोई जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई फर्ज करें एक बटन के क्लिक होने पे किसी बंदे को मेल जा रही है, एक बटन के क्लिक होने पे एक प्रोडक्ट लिस्ट हो रहा है या इस तरह से, तो वो प्रोडक्ट कैसे लिस्ट हो रहा है? वो बैकएंड होता है। बैकएंड में दो चीजें होती हैं, एक होता है डेटाबेस, एक होती है एपीआई। ठीक है। तो पहले नेक्स्ट जेएस फुल स्टैक फ्रेमवर्क नहीं था, लेकिन अब नेक्स्ट जेएस फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। उसके अंदर आप एपीआई बना सकते हैं। नेक्स्ट जेएस जो वर्सल पे है, वर्सल ने अपना डेटाबेस दिया हुआ है पोस्टग्रेस का, उसके अंदर आप एसक्यूएल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो भी काफी कॉन्सेप्ट है उसके, लेकिन हम अभी फ्रंट एंड पे हैं, बैक एंड पे नहीं जा रहे हम। फ्रंट एंड हमारा अच्छा हो जाए फिर बैक एंड की तरफ भी चलेंगे। तो ओवरऑल ये है कि नेक्स्ट जेएस काफी अच्छा फ्रेमवर्क है। ये यूआई बनाएंगे। ठीक हो गया। और इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये बिल्कुल जो नए आए हैं, जो अभी नेक्स्ट जेएस सीखना चाह रहे हैं उनके लिए है, कि उनके कॉन्सेप्ट अच्छे करने के लिए किस तरह से ये यूआई बनेगी। और बिल्कुल शुरू से मैं बनाऊंगा इसे। पहला काम जो आपको ये नेक्स्ट जेएस, ये हम बनाएंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर। फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का। रिएक्ट लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई। ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस पे ये हम वेबसाइट बनाएंगे। नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए हमें नोड चाहिए। नोड
नोड जेएस, यहाँ से आप नोड जाके इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट कर लें तो वो अच्छा होता है। और ये जो करंट होता है, ये लेटेस्ट फीचर होता है इसके अंदर, अभी टेस्टिंग में चल रहा होता है, बिल्कुल नई नई चीज़ जो होती है वो डाल देते हैं इसमें। तो जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसे आप, sorry, इसे डाउनलोड करेंगे, फिर आप इसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद ये आपके पास नोड आ जाएगा। फिर आपने जहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है, फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, और नेक्स्ट अब्दुल वासिफ, ओके, तो यहाँ पे मैंने फोल्डर बना लिया, और यहाँ से मैं सीएमडी खोलूंगा। सीएमडी मेरा इस पाथ पे खुल गया, इस फोल्डर के अंदर, मतलब इस फोल्डर के अंदर। अब मैं जो भी करूँगा इस फोल्डर के अंदर करूँगा। पहले तो मैं नोड का वर्जन चेक कर लेता हूँ। ये देख, अच्छा, जब आपने नोड इंस्टॉल करना है उसके बाद इस तरह से चेक कर लें कि नोड आपका इंस्टॉल वाकई हो गया है कि नहीं। अगर हुआ हुआ तो वर्जन आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पे। उसे क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, कि यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से क्रिएट करना है। एक कमांड है, उसे रन करने से नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, तो ये वाली कमांड है। इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा, ये कमांड क्या करेगी कि नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन बना देगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसी फोल्डर के अंदर नेक्स्ट.जेएस की, अच्छा, मैं इस तरह से अगर कमांड को एंटर करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि फोल्डर का नाम आपने क्या रखना है। तो ये क्या करेगा, मैं जो भी फोल्डर का नाम दूंगा वो उस नाम से एक और फोल्डर यहाँ पे बनाएगा, उसके अंदर जाके मेरी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बना देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा इसी फोल्डर के अंदर पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाए, इसके अंदर ना जाए। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पे इसके आगे डॉट लगाना पड़ेगा। अगर अभी आप देखें तो मुझसे नाम मांग रहा है फोल्डर का, तो ये क्या करेगा, जो भी मैं नाम दूंगा उस नेम से यहाँ पे एक फोल्डर बनाएगा, उस फोल्डर के अंदर मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इसी के अंदर इंस्टॉल हो। तो अगर आपको कोई ऑपरेशन रोकना हो जो इस तरह से चल रहा हो, तो कंट्रोल C दबाइएगा, वो रुक जाएगा। एक दफा दबाइएगा, या तो आपसे पूछेगा कि यस या नो, जाना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप यस करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे, अगर आपको यस नहीं करना तो कंट्रोल C दबाते जाएं, खुद ही एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमांड मैं चला रहा हूँ और सिंपल मैं स्पेस डॉट लगा रहा हूँ, और ये क्या करेगा कि इसी फोल्डर के अंदर मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है कि क्या क्या चाहिए आपको। मुझे टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, ESLint चाहिए। टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट दो चीजें हैं। टाइप स्क्रिप्ट टाइप सेफ है, इसलिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ। नो करेंगे तो सिंपल जावा स्क्रिप्ट में बनेगा। ESLint भी एक चीज है काफी काम की। उसके बाद टेलविंड CSS है, कि स्टाइलिंग आपने किससे करनी है। अगर आपने टेलविंड से करनी है तो यस करेंगे, अगर आपने कोई और यूज करनी है तो नो करेंगे। ये नेक्स्ट.जेएस ने बाय डिफॉल्ट दी है टेलविंड CSS, क्योंकि उसे अच्छी लगती है आई थिंक, तो इसलिए उसने टेलविंड CSS दी है। तो हम टेलविंड CSS यूज करेंगे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि SRC डायरेक्टरी यूज करनी है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ हाँ करनी है SRC डायरेक्टरी यूज। ऐप राउटर यूज करना है कि नहीं। ऐप, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ऐप राउटर और एक होता है पेजेस राउटर। ठीक है, ऐप राउटर, पेजेस राउटर। तो पेजेस जो है वो आप ऐसे समझ लें कि पेजेस पुराना हो चुका है। ऐप राउटर जो है वो बिल्कुल नई चीज है, और काफी फीचर्स हैं इसमें ऐप राउटर के अंदर। तो हम ऐप राउटर को यूज करेंगे, यस करेंगे यहाँ पे। फिर ये कह रहा है कि आप जो डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियास है उन्हें चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब @, वो फिर मैं बताता हूँ आपको। इसे हम फिलहाल के लिए नो करेंगे कि हमने नहीं चेंज करना है इसे। और ये नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल होनी शुरू हो गई। अच्छा, ये इंस्टॉल कहाँ से हो रही है, ये हो रही है NPM से, NPX NPM से, नोड से। नोड अगर इंस्टॉल होगा तो ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी नेक्स्ट.जेएस की। तो ये अभी इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, और यहाँ पे इसने कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर दिए हैं। अच्छा, ये फोल्डर्स जो हैं ये अभी इसने क्रिएट किए हैं, इन्हें अभी इनसे काम नहीं लिया जा सकता। इन्हें इन्हें काम में उस वक्त लाया जा सकता है जब यहाँ से इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, पूरी पट्टी सफ़ेद हो जाएगी, उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा Next.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। तो ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सक्सेस लिखा आ गया, इसलिए हमें पता चला। ठीक है, मतलब कि ये अभी हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे ओपन विद कोड करूंगा। ठीक है, ये मैंने इसे VS कोड में ओपन कर लिया। उस प्रोजेक्ट को मैंने VS कोड में ओपन कर लिया। ठीक है, आप किसी भी एडिटर में इसे ओपन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हम एक चीज देखते हैं पहले। पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाते हैं। अभी हमें इस टाइप की कोई ज़रूरत है नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और इसके अंदर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। पहला तो ये नेम आ रहा है कि प्रोजेक्ट का नेम क्या है, जो यहाँ पे आ रहा है उसका वर्जन आ रहा है, प्राइवेट है, ट्रू है। स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, कौन कौन सी स्क्रिप्ट चलेंगी आपकी, जिनके साथ आप npm रन लगाएंगे। npm रन लगाएंगे, आप कमांड खोलेंगे, कमांड पैलेट या जो भी, आप यहाँ से भी खोल सकते हैं टर्मिनल को, या आप कंट्रोल और बैक टिक दबाएंगे तो भी ओपन हो जाएगा ये टर्मिनल। ठीक है, आपने इस टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ से आप CMD खोल लें या कोई भी चीज़। ठीक है, कंट्रोल और बैक दबाएंगे तो हाइड और अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनमें से जो भी स्क्रिप्ट चलानी होगी, हमें पहले ये लिखना होगा npm रन, उसके बाद ये स्क्रिप्ट चलेगी। ठीक है, फिर हमें फर्ज करें अभी हमें सर्वर स्टार्ट करना है, हमें हम मैं चाह रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन मुझे पहली दफ़ा दिखे, मतलब किस तरह की एप्लीकेशन बनी हुई है। तो मैं ये पहले वाली डेव स्क्रिप्ट चलाऊंगा, npm रन डेव करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने किया। तो ये देखिए यहाँ पे उसने कहा कि रेडी स्टार्टेड सर्वर ऑन, इस यूआरएल पे सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो मैं इस पे कंट्रोल दबा के मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ये इसने मेरे ब्राउजर में इस यूआरएल को ओपन कर दिया है। तो ये ओपन हो रहा है अभी। ये ओपन कैसे होता है कि ये क्या करेगा, जब मैंने रन डेव किया तो यहाँ पे देखें, अभी देखिए आपके सामने अभी डॉट नेक्स्ट का फोल्डर है। इसने क्या किया, उन सब चीज़ों को कंपाइल किया, पैकेजेस को डाउनलोड किया और एक बिल्ड बना दी। अभी बनाएगा और चीज़ें, इसने नोड मॉड्यूल को रीड करते हुए। अच्छा, इसे मैं आपको बाद में समझाता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं, पहले ये चल जाए। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये कंपाइल कर रहा है हमारी सारी चीज़ों को। एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो होता है वो कंपाइल करता है एक एक दफ़ा, मतलब हमने कोई अपनी एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन बनाने के बाद हमने उसे कंपाइल किया तो वो तब जाएगा और जाके हमें बता देगा पूरा कोड स्कैन करके, अगर ठीक हुआ तो कंपाइल हो जाएगा, नहीं तो एरर देगा। जैसे टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करके हम जेएस में करते, उसी तरह अगर इंटरप्रेटर होगा तो वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता जाएगा और जहाँ पे होगा एरर वो दिखाता जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये कंपाइल हो रहा है और वो लोडिंग हो रही है। तो ये हमारी Next.js की एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। जो जब हम नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो एक टेम्पलेट हमें बनी मिलती है। ये कह रहा है कि यहाँ पे जाके आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह का है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सर्वर चल रहा है और बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें कंपाइल हो गई। ठीक है, यहाँ पे पहली बात नेक्स्ट की करते हैं। अगर आप नेक्स्ट में देखें तो इसने पूरी एक बिल्ड बना के, अच्छा बिल्ड इसने किस चीज़ की बनाई, SRC की, हमारी एप्लीकेशन की बिल्ड बनाई और उसके जरिए से हमें ये रेंडर करवा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, SRC को बाद में देखें। पब्लिक जो है, पब्लिक के अंदर हमारी इमेजेस पड़ी हैं या कोई भी पब्लिक चीजें जो हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। इसे अगर आप नाम देखें तो next.svg लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे आगे स्लैश लगा के next.svg लिखूँ तो ये मुझे नेक्स्ट की इमेज आ गई। इसी तरह मैं अगर versal.svg लिखूंगा तो मुझे वर्सल की इमेज आ जाएगी या वर्सल की इमेज आ गई। तो पब्लिक के अंदर आप वो चीज़ें रखते हैं जो आपकी चीज़ें ओवरऑल एप्लीकेशन में पब्लिकली होती है। उसके बाद नोड मॉड्यूल का फोल्डर होता है। नोड मॉड्यूल का अगर फोल्डर ना हो तो npm रन डेव करने से भी कुछ नहीं होता, मतलब आपका सर्वर नहीं चल पाता, आपकी चीज़ें कंपाइल नहीं हो पाती। उसके लिए फिर अगर आपके पास नोड मॉड्यूल नहीं होगा तो नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए आपको npm i ये कमांड चलानी पड़ेगी, आपका नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएंगे सारे। कैसे इंस्टॉल होंगे, ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल को यहाँ से डिपेंडेंसीज पढ़ते हुए वो हमारे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट हो एंगुलर का, रिएक्ट का, तो आपने यहाँ पैकेज डॉट जेसन में आके उसे चेक करना है कि इसकी स्क्रिप्ट कौन कौन सी है। डेव की जो है, हमें ये पता चल गया कि डेव की स्क्रिप्ट जो है वो नेक्स्ट डेव करेगी, हम मतलब इसका सर्वर चलाएगी ये।
ठीक है, उसके बाद पब्लिक का भी हो गया, नोड मॉड्यूल नेक्स्ट भी हो गया, एसआरसी को बाद में देखते हैं। ईएस लिंट जो है ये भी काम आएगा, जो हमने शुरू में देखा था ईएस लिंट। गिट इग्नोर जो है वो बेसिकली हमारी चीज़ों को, गिट गिट सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अपने वीसीएस होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे हम अपना ट्रैक रख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कब कब हुई। ठीक है, वहाँ पे हमें ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर काफ़ी हैवी होता है हमारी एप्लीकेशन का, तो इसलिए हमें नोड मॉड्यूल का फोल्डर जो है ये हम गिट पे अपलोड नहीं करते, तो उस उसे हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि ये ना जाए, उसके बाद नेक्स्ट का फोल्डर ना जाए ये जो है, उसके बाद बिल्ड का फोल्डर ना जाए, उसके बाद ये काफ़ी फोल्डर है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल ना जाए, जो बाद में देखेंगे, वर्सल का फोल्डर ना जाए, वो तब बनता है जब हम डिप्लॉय करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो गिट को भी छोड़े, हो गया जितना बताना था, इसे भी छोड़े। नेक्स्ट कॉन्फ़िग जो है इसके अंदर आप नेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नेक्स्ट के बताते हैं कि भाई आमतौर पे जो है नेक इमेजेस की होती हैं, तो वो भी देखेंगे जब हम करेंगे। पैकेज लोड, पैकेज लॉक डॉट जेसन जो है वो आपको इन पैकेजेस की कंप्लीटली डिटेल देता है, कौन कौन से कब कैसे हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये रीडमी फाइल है। रीडमी फाइल बेसिकली जब गिटहब पे आप पुश करते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे काम करती है, जो अभी फिलहाल नेक्स्ट जेएस ने अपनी लिखी हुई है कि ये आपकी जो है किस तरह से एप्लीकेशन चलेगी, सर्वर किस तरह से चलेंगे। तो अगर आपने रीडमी फाइल को एक फॉर्मेट में आपने दिखाना है तो उसके लिए भी ये बैकटिक्स यूज होते हैं, तो इसे छोड़े, हमारा ये काम नहीं है। उसके बाद हमने टेलविन, याद है इंस्टॉलेशन में टेलविन को यस किया था, तो उसकी वजह से हमारी टेलविन भी इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल हुई है, चलेगी। यहाँ पे टेलविन की कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि टेलविन चलेगी कहाँ कहाँ पे। टेलविन चलेगी एसआरसी फोल्डर के अंदर, पेजेस के अंदर, अगर एसआरसी के अंदर पेजेस हैं। पेजेस का कैसे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया पेजेस राउटर और ऐप राउटर होता है, शुरू में बताया था, तो हम यूज़ कर रहे हैं ऐप राउटर, तो हमारे काम की ये चीज़ है। अगर मैं ये चीज़ उड़ा भी दूंगा तो इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद एसआरसी के अंदर अगर मैं कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाऊंगा तो उसके अंदर टेलविन चलेगी। ठीक है, और उनके फॉर्मेट ये होंगे, JSTS JSX रिएक्ट में हो या सिंपल में हो, उन सब पे अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे हम थीम्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हम करेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ है टेलविन की ये। ठीक है, उसके बाद TS कॉन्फ़िग की फाइल है, यहाँ पे हमारी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िग्स होती हैं कि आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो ये हमारी इनिशियल टेम्पलेट बनी हुई है नेक्स्ट जेएस की, जिसके अंदर हमें बता रहा है कि भाई यहाँ पे जाके ये जो चीज़ बनी हुई है यहाँ पे बनी हुई है, आप यहाँ पे जाके इसे एडिट कर सकते हैं एसआरसी ऐप और पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर। तो एसआरसी के अंदर मैं जाऊँ तो ऐप फोल्डर आ गया, ऐप के अंदर अगर मैं जाऊँ तो पेज डॉट टी एस एक्स आ गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आ रही हैं लिखी हुई, ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लिखने की बेस पे ये मेरी एप्लीकेशन इस तरह की कुछ बनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं फैब आइकन डॉट आइको की, ठीक है, तो फैब आइकन डॉट आइको जो है ये अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब आपको अगर आपने यहाँ पे कोई भी आइकन दिखाना है तो आपको सिंपल यहाँ पे आइकन अपना पेस्ट करना है और उसको नाम दे देना है फैब आइकन डॉट आइको, ICO। तो आपका वो ऑटोमेटिकली ऊपर हेड में आ जाएगा, हेड में आइकन आ जाएगा। ठीक है, रील में। उसके बाद ग्लोबल डॉट CSS की फाइल है, जहाँ पे हमारी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारी ग्लोबली अप्लाई होगी। ठीक है, ग्लोबली अप्लाई किस तरह से होगी वो भी हम देखेंगे। और ये टेलविन इंस्टॉल किया तो ये टेलविन की कुछ इसने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, तो आपने इसे नहीं छेड़ना। उसके बाद लेआउट की फाइल है। लेआउट क्या कर रहा है, लेआउट के ऊपर आप जो है इन चीज़ों को भूल जाएं, ये चीज़ भी भूल जाएं आप, ये भी भूल जाएं, ये भी भूल जाएं, हमें सिर्फ ये देखना है। ये क्या कर रहा है कि HTML है, जो आमतौर पे हम लैंग्वेज का एट्रीब्यूट देते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं, एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू, तो ये हमने वैसे एट्रीब्यूट दिया हुआ है। उसके बाद बॉडी है। ठीक है, बॉडी है, तो अच्छा यहाँ पे हम हेड नहीं यूज कर रहे। हेड कैसे आएगा, हेड इसकी वजह से आएगा। ठीक है, हेड में परेशान नहीं हो, हेड आ जाएगा। अच्छा, ये क्लास नेम यूज कर रहे हैं, वैसे हम अगर सिंपल HTML यूज कर रहे हैं तो वहां पे होता है क्लास, सिंपल क्लास। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर आपने क्लास यूज करना है तो आपको क्लास नेम लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपकी कोई भी ऐसी चीज जो इस तरह से है, क्लास डैश नेम या क्लास स्पेस नेम या लाइन डैश स्ट्रोक, तो वो इस तरह से काम नहीं करती। अगर आपने उससे काम करवाना है, या जैसे बैकग्राउंड
कलर इस तरह से होता है सीएसएस में। अगर आपने यहाँ पे यूज करना है तो ये आपके डैशेस या स्पेस नहीं चलेंगे, आपको उसे रिमूव करके वहां पे बड़ा सी कर देना है या वहां पे बड़ा कर देना है आपने जो भी। ठीक है, अभी इसके अंदर बॉडी जो है, बॉडी के अंदर चिल्ड्रन रेंडर हो रहे हैं, ये आप अभी परेशान ना हो चिल्ड्रन कहाँ से आ रहे हैं ये हम बाद में देखेंगे। चिल्ड्रन वैसे आ रहे हैं यहाँ पेज से। ठीक है, तो हमारा काम है पेज के अंदर, हमें पेज में जाना है। तो ये जो जितने भी चीजें आ रही हैं ये हमारी पेजेस पेज के अंदर आ रही हैं। यहाँ हमें बताया भी जा रहा है कि पेज को एडिट करेंगे तो ये एडिट होगा। ठीक है, तो मैं साइड वाला हाइड कर रहा हूँ और मैं पूरे पेज का कोड जो है मेन से लेके मेन तक, बल्कि मैं पूरा का पूरी पूरी की पूरी फाइल में डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होता है रिएक्ट कंपोनेंट। वो कैसे बनता है? एक्सपोर्ट, पहले आप बनाएंगे फंक्शन जो आप सिंपल जावास्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट में अब तक बनाते आ रहे हैं। दो किस्म के फंक्शन होते हैं, एक होता है एरो फंक्शन और एक होता है सिंपल फंक्शन। एरो फंक्शन इस तरह से बनता है। ठीक है, ये एरो फंक्शन, मैं सिंपल एरो फंक्शन बना रहा हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा। इस तरह से एरो फंक्शन बनता है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन भी आपको पता है किस तरह से बनता है। ठीक है, तो हम दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन और होम। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि इसका पहला हरफ कैपिटल हो, जो भी आपका इस तरह से पेज हो या कंपोनेंट हो, उसका पहला पहला हरफ कैपिटल हो, पहला लेटर कैपिटल हो। अच्छा, उसके बाद ये हमने सिंपल फंक्शन बना लिया। ठीक है, अभी हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन होम। ये होम का एक फंक्शन है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट तौर पे एक्सपोर्ट होगा ये वाला हमारा फंक्शन जो है। इस फाइल के अंदर हम अगर कोई ये फंक्शन इंपोर्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन तो बन गया, लेकिन ये फंक्शन कर क्या रहा है? ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे हम, सॉरी, रिटर्न। आपने पढ़ा होगा फंक्शन रिटर्न करते हैं कुछ चीजें, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न कितनी चीजें हो सकती हैं? फर्स्ट करें, अगर मैं यहाँ पे 4 रिटर्न कर दूँ, 4 हो गया। या मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर दूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं मैं दो दो स्ट्रिंग रिटर्न करूँ या तीन तीन स्ट्रिंग रिटर्न करूँ इस तरह से, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे इस तरह से करना है तो मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके अंदर से या एरे बना के उसके अंदर रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रिटर्न करूंगा, लेकिन मैं रिटर्न नंबर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं करूंगा। मैं रिटर्न करूंगा, क्या चीज़ मैं रिटर्न करूँ? मैं रिटर्न करूँ HTML रिटर्न करूंगा मैं। HTML का आप सिंपल कोड लिखेंगे, जैसे मैंने ये डिव बना दी। ठीक है, तो अगर मैंने ये एक डिव बना दी, डिव को छोड़े, मैं अभी फिलहाल यहाँ पे H2 लगा रहा हूँ और हाउ लिख रहा हूँ मैं, और मैं दूसरा H2 बना रहा हूँ, यहाँ पे अब्दुल बासित लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे नहीं रिटर्न करने दे रहा, ये कह रहा है कि भाई आप एक ही रिटर्न कर सकते हैं, आप दो दो चीजें नहीं रिटर्न कर सकते। तो मैं इसे पागल बनाने के लिए कि मैं एक ही रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक डिव पेरेंट में यूज कर लूंगा, तो इसे लगेगा कि भाई ये सिर्फ एक चीज ही रिटर्न कर रहा है, हालांकि उसके अंदर मैं दो चीजें रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेग्रेंट होते हैं, फ्रेग्रेंट आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से खाली जो लगे होते हैं उन्हें फ्रेग्रेंट कहते हैं। ठीक है, वो यूज कर लें या इस तरह से यूज कर लें। ठीक है, अभी मैंने ये सिंपल HTML को रिटर्न करवा दिया इस फंक्शन में, तो जो भी चीज़ इस फंक्शन से रिटर्न होगी वो हमारे लेआउट में जाएगी। ठीक है, ये मैंने कैसे यहाँ से ऊपर से मैंने कैसे खोला, ये आप कंट्रोल ई दबाएंगे, फिर उसके अंदर आप अपने फाइल का नाम लिखेंगे जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, सामने आ गई उसकी सजेशन, उसे ओपन कर लेंगे इंटर दबा के। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं HTML फंक्शन से रिटर्न हो रही है वो हमें यहाँ से यहाँ पे चिल्ड्रन के तौर पे मिल रही है। तो इसे आप छोड़े फिलहाल। अभी मैंने हाउ और अब्दुल बासित लिखा, तो क्या यहाँ पे आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हाउ आ रहा है, अब्दुल बासित, दोनों चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये पीछे ये क्या लाइनें आ रही बनी लाइनें बनी हुई आ रही हैं। तो लाइनों को रिमूव करने के लिए मुझे ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल में जाना पड़ेगा और मैं यहाँ से नीचे सारा का सारा रिमूव कर दूंगा, तो ये लाइनें रिमूव हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये लाइनें रिमूव होगी सारी की सारी, और साफ मेरा पेज बन गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे एक H2 बनाया, दो H2 बने हुए हैं, इसे मैंने दे दी। अच्छा, क्लास देते हैं वहाँ पे, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे मिलेगा क्लास नेम, तो ये हेडिंग मैंने इसे क्लास दे दी, हेडिंग की क्लास मैंने इसे दे दी। इसी तरह से मैं इसे हेडिंग की क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे डॉट लगा के, यहाँ पे आप सिंपल अपनी CSS लिख सकते हैं, अगर आपको CSS से प्यार है तो। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ और इसका फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखें दोनों का साइज भी बढ़ गया
और कलर भी चेंज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे CSS लगाई। लेकिन ये जो मैंने CSS लगाई, ये मैं अगर ऐप फोल्डर के बाहर SRC के अंदर कहीं और जाके भी, अगर मैं कहीं पे भी किसी भी फाइल के अंदर इस तरह की कंपोनेंट जब हम बनाएंगे, तो उसके अंदर अगर मैं ये वाली क्लास लगा दूंगा तो वो ओवरऑल ग्लोबली अप्लाई हो जाएगा वो स्टाइलिंग। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए नेक्स्ट जेएस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी मॉड्यूल्स, कि हम जो भी अपना कंपोनेंट बनाते हैं उसका अपना मॉड्यूल बन जाए। तो अभी मॉड्यूल्स वगैरह, सादा CSS तो काफी पुरानी चीज हो गई है। डायरेक्टली क्या कहते हैं, टेलमेंट वगैरह और इस तरह की जो फ्रेमवर्क है CSS के, वो यूज होते हैं ताकि हमारे काम आसान हो सके। लेकिन हम मॉड्यूल को भी देखेंगे कि वो मॉड्यूल्स वगैरह किस तरह से काम करते हैं। अभी ग्लोबल स्टाइलिंग जो है वो इस तरह से काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल एक कंपोनेंट बन गया इस तरह से। और ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमने पहला हमारा कोड लिख लिया। मैंने ये जो फंक्शन बनाया था, ये फंक्शन ऐसे मैं मैनुअली राइट, पहले तो आप मैनुअली इस फंक्शन को राइट करें। मैनुअली आपकी प्रैक्टिस होगी इस तरह फंक्शन को लिखने की। अगर आप बोर हो चुके हैं मैनुअल लिखने के तरीके से, तो आप ऐसे RAFCE लिखेंगे। RAF, ये सामने आ गया। ठीक है, इसे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरा फंक्शन बना दे, एरो फंक्शन बना देगा। और अगर RFCE करूंगा तो ये सिंपल फंक्शन बना देगा, RFCE। ठीक है, तो ये फंक्शन बनेगा कैसे, मतलब ये किस तरह से लिख रहा है, ये आपके पास इस तरह से नहीं लिखेगा। अगर आप इस तरह से लिखवाना चाहते हैं इससे, तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और वो एक्सटेंशन है ES7 प्लस रिडक्स, रिएक्ट नेटिव एस, ये वाली एक्सटेंशन। ठीक हो गया? इसे आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर जब आप यहाँ पे, पर कहना मैंने ये सारा रिमूव कर दिया। अभी मैं चाह रहा हूँ, मुझे पसंद है एरो फंक्शन। कि मैं ये साइड से इसलिए हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाए। तो अगर मैं अब मैनुअली नहीं लिखना चाह रहा कि मैं इस तरह से लिखूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मैं चाह रहा हूँ यार एक मैं क्लिक इंटर दबाऊं और सब कुछ हो जाए। तो अगर मैं चाह रहा हूँ एरो फंक्शन हो, तो मैं RAFCE लिखूंगा। ये क्या कर रहा है? आर आर से है रिएक्ट, ए से है एरो, एफ से फंक्शन, और ई से एक्सपोर्ट होता है, FC से आई थिंक फंक्शन होता है। या ये लिखा हुआ है रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे खोलेंगे तो ये इस तरह से एरो फंक्शन बना देगा। अगर RFCE लिखेंगे तो ये रिएक्ट फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट इस तरह से ये बना देगा, और ये होगा हमारा सिंपल फंक्शन। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि RAFCE यूज करें, एरो फंक्शन यूज करें। ठीक है, और इसको आप अपना नाम दे दें होम का। ठीक है, ये मैंने मल्टीपल कैसे सिलेक्ट किए, मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल D दबाया, उसने अगला सेम उसी तरह सिलेक्ट कर लिया, उससे अगला भी कर लिया उसने। ठीक है, तो जैसे आप, अगर आप दूसरा फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपल वहां पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पे लिखेंगे चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एरो फंक्शन के अंदर उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं होता, आपको इस फंक्शन का नाम अलग से लिख के एक्सपोर्ट करना पड़ता है इस तरह से। ठीक है, तो अभी मैं अगर सेव करूँ और ग्लोबल CSS की फाइल से मैं जाके ये जो स्टाइलिंग दिया है इसे रिमूव करूंगा, तो मेरे पास ये सिंपल होम लिखा हुआ आ गया।